नमस्कार मित्रों, टेली गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमडी वैष्णव आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि अपना फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पार्ट चल रहा है, जिसमें हमने पिछले जो वीडियोज है उसमें अध्ययन किया था उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में। अब इसी कड़ी में आज हम मानव का जो परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मानव का जो हृदय होता है, हार्ट की स्ट्रक्चर यानी कि हृदय की संरचना एवं रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि, जिसमें रुधिर है, मानव का रुधिर है, किस पाथ से, किस रास्ते से कहां कहां शरीर के कौन से अंगों में जाता है, कैसे रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है, उसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आप मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो मित्रों देखिए, मानव के हृदय की संरचना मैंने आपके सामने एक चित्र बना के रखा है समय की बचत के लिए, ताकि अपना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो और आपके समय की बचत हो जाए। तो मानव का हृदय हमारे शरीर में वक्ष गुहा में बाईं तरफ एक मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, लाल रंग की संरचना होती है, मांसल पेशीय संरचना होती है, जिसका कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को पहुंचाना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था धमनियों और शिराओं के बारे में, ये दो प्रकार की जो वाहिनियां होती हैं जो रुधिर को हृदय तक लाने और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। तो इस वीडियो में हम केवल मानव के हृदय की संरचना और कार्यविधि को समझेंगे। तो मानव का हृदय मुख्य रूप से 4 कोष्ठकों में बटा होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये 4 कोष्ठक होते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले, ये 4 कोष्ठक होता है। अब देखिए, ये 4 कोष्ठक आपके सामने देखिए दे रखे हैं। ये जो ऊपर वाला छोटा भाग है, ये दायां आलिंद है यहां तक, इसके नीचे दायां नीले। इसी तरीके से दूसरी तरफ ये है बायां आलिंद। ऊपर वाले भाग को हम आलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम नीले कहते हैं। 4 भागों में मानव का हृदय बटा होता है। ये वाला यहां से लगाकर ये वाला पार्ट है, ये आलिंद का, इधर वाला दायां आलिंद, और बायां आलिंद का ये वाला पार्ट है वो बायां आलिंद का है, और ये नीचे वाले पार्ट ये है आपका दायां नीले, और दूसरी तरफ ये वाला भाग है वो बायां नीले। अब देखिए, पूरा हृदय एक चारों तरफ से एक हृदय आवरण, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उससे ढका रहता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से, बाहर से अगर कोई चोट लग जाए हृदय को, तो उससे ये सुरक्षा करने का कार्य हृदय आवरण या पेरिकार्डियम करता है। इसके अलावा देखिए, इसमें धमनियां और शिराएं इससे जुड़ी होती है। तो इसकी संरचना में देखिए, ये एक वाहिनी है जो महाशिरा हृदय में रुधिर लाने का कार्य करती है, और फिर है ये महाधमनी, ये हृदय से रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। तो ये संपूर्ण बातें हैं, अपन इसकी क्रियाविधि में रक्त परिसंचरण का जो पाथवे है, जो इसका मार्ग है, इसमें अपन समझेंगे।
तो देखिए हृदय रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि समझते हैं आप। रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि। रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि। देखिए हम रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि को शरीर के विभिन्न अंग है जिसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उस उपापचयी क्रियाओं के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुधिर के साथ मिल जाती है तब रुधिर अशुद्ध रुधिर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में शिराओं का जाल होता है। हमने पढ़ा था धमनियां और शिराएं, दो प्रकार की वाहिनियां होती है, धमनियां और शिराएं। धमनियों में क्या होता है, हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। शिराएं क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो यहां से शरीर के विभिन्न अंगों में यहाँ क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया, उपापचयी क्रिया होती है। उपापचयी क्रियाओं के दौरान CO2 गैस निर्मित होती है। अब ये CO2 गैस रुधिर के साथ मिल जाती है, रुधिर के साथ इस नली में खून के साथ मिल जाती है। होता क्या, देखिए रुधिर के अंदर एक प्रकार का, जो मैंने पहले बताया था आपको, रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है जिससे पदार्थ बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पदार्थ बन गया जिसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अर्थात कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रुधिर होता है उसको अशुद्ध रुधिर कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर बराबर क्या होता है, अशुद्ध रुधिर। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब मिल जाता, देखिए क्या होता है, यहाँ से शिराएं हैं, वो शरीर के विभिन्न भागों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खून के साथ मिल जाती है, खून के साथ, खून की नली के साथ मिल गई, जिससे रुधिर हो गया अशुद्ध रुधिर। ये है अशुद्ध रुधिर। अब देखिए ये अशुद्ध रुधिर सीधी ये शिराएं सब इकट्ठी होकर आगे जाकर एक बड़ी शिरा जिसको महाशिरा कहते हैं, महाशिरा के रूप में जो अपने हृदय का जो पार्ट है, दायां भाग है, दायां आलिंद, ये देखिए तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यहां से इस आलिंद वाले भाग में ये अशुद्ध रुधिर भर जाता है। ये क्या होता है, जैसे इसमें अशुद्ध रुधिर आना शुरू हो जाएगा तो ये भाग है इसका, दायां आलिंद वाला भाग है, उसमें मतलब प्रकुंचन होता है, फैलता है, ये फैलता है, ये भर जाता है। जैसे ही ये भर जाता है तो इसके बीच में इस आलिंद, दाएं आलिंद और दाएं नीले को अलग करने के लिए इसके बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, त्रिकपाट वाल्व, यानी इसके बीच में त्रिकपाट वाल्व होता है। जैसे ही ये भर जाता है तो ये वाल्व खुल जाता है और इस वाल्व के खुल जाने से रुधिर सीधा दाएं निलय में आ जाता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ गया। देखो वापस समझाता हूं मैं आपको, शरीर के विभिन्न भागों में जो रुधिर था उसके साथ में ये CO2 गैस मिल गई, ठीक है। अभी जैसे ही CO2 गैस मिल गई तो रुधिर बन गया अशुद्ध रुधिर, ये अशुद्ध रुधिर बन गया। अब ये रुधिर यहां से चला, ये कैसा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है, और ये अशुद्ध रुधिर, ये शिराएं एक बड़ी शिरा महाशिरा में आकर खुलती है, जिससे ये महाशिरा दाएं आलिंद में आ जाती, खुलती है और दाएं आलिंद में रुधिर को लाती है।
अब दाएं आलिंद का जब भर जाता है तब ये ट्राइकस्पिड वाल है जो रुधिर को एक दिशा में जाने देता है, विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। इसमें से ये दाएं नीले में आ जाता है। अब जब दायां नीले भर जाता है, इसमें से रुधिर दाएं नीले में आता है तो दायां नीले तो प्रकुंचित होता है और ये इसमें शिथिलन शुरू हो जाता है। और जब ये पूरा भर जाता है रुधिर से, तब यहां से एक और वाल होता है जो ये है अपनी फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी से जुड़ा होता है। यहां से ये रुधिर सीधा फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ, देखिए यहां पर अशुद्ध रुधिर है। इसका जो दायां भाग है, हृदय का दायां भाग हमेशा अशुद्ध रुधिर से भरा रहता है। इसमें अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है। अब ये अशुद्ध रुधिर इस वाल्व से फुफ्फुसीय धमनी, इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, ये फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ये रुधिर सीधा फेफड़ों तक पहुंचता है। नाम है, देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली बात है। मैंने अभी आपको बताया था कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन देखिए यहां से रुधिर आ रहा है, ये कैसा आ रहा है? अशुद्ध रुधिर आ रहा है। यहां तक भी अशुद्ध है और यहां से वापस इस फुफ्फुसीय धमनी में भी अशुद्ध रुधिर ही जा रहा है। नाम इसका धमनी है, लेकिन इसमें रुधिर कैसा बह रहा है? अशुद्ध रुधिर बह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अभी बताया था सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन यहां पर ये फुफ्फुसीय जो धमनी है इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ये अपवाद है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में कभी भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की या कौन सी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो आपको बताना है फुफ्फुसीय धमनी, या अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब ये अशुद्ध रुधिर इस धमनी के द्वारा कहां जा रहा है? फेफड़ों तक। फेफड़ों तक क्यों जा रहा है? क्योंकि रुधिर का जो शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ों में होता है। अशुद्ध रुधिर का हम अर्थ समझ गए। जब रुधिर के साथ में CO2 गैस मिली हुई होती है तो ऐसे रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए आपको इस रुधिर को ले जाना पड़ेगा फेफड़ों तक। अब फेफड़ों में रुधिर का शुद्धिकरण कैसे होता है भाई? फेफड़ों में हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तब ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन आती है तो वहां से रुधिर को ऑक्सीजन मिल सकती है, और जब ऑक्सीजन जब मिलेगी रुधिर में तो रुधिर कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इसलिए यहां से इस रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। और यह जो फुफ्फुसीय धमनी है, इस फेफड़ों के चारों तरफ धमनियों का एक बहुत छोटी छोटी धमनियों का जाल सदृश संरचना बना लेते हैं। और जब ये फेफड़ों के संपर्क में आ जाती है, ये धमनियों की जो छोटी छोटी वाहिकाएं हैं ये फेफड़ों के संपर्क में आती है, तब क्या होता है? जो श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस हमने ग्रहण की है वो ऑक्सीजन गैस यहाँ से फेफड़ों के माध्यम से रुधिर में मिल जाती है। और रुधिर के साथ में CO2 गैस है, अशुद्ध रुधिर है इसलिए इसमें CO2 गैस है, वो फेफड़ों के अंदर और ऑक्सीजन वापस रुधिर के अंदर। अब क्या हो गया? यहाँ पे CO2 तो फेफड़ों में चली गई और O2 है वो खून के साथ में मिल गई और रुधिर यहां से हो गया शुद्ध। देखिए ये मैंने शुद्ध रुधिर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों में चली गई और ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में से खून के साथ मिल गई तो रुधिर हो गया शुद्ध। और ये फेफड़े क्या करते हैं? इधर जो CO2 गैस फेफड़ों में इकट्ठी हो गई वो उच्च वसन का मतलब सांस को बाहर निकालना, उच्च वसन के माध्यम से जो CO2 गैस है वो बाहर निकाल दी जाती है। अब यहाँ हो गया रुधिर शुद्ध। अब यहाँ से ये जो फुफ्फुसीय शिरा है, देखिए यहाँ एक बात और समझनी है, सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एकमात्र फुफ्फुसीय शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर बहेगा। ये फुफ्फुसीय शिरा है और ये कहां से आ रही है? फेफड़ों से आ रही है। देखो ये यहां से आ रही है। फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर को लाने का कार्य कौन कर रही है? फुफ्फुसीय शिरा कर रही है। और ये फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से शुद्ध रुधिर आ गया कहां पे? बाएं आलिंद में आ गया। ये बाएं आलिंद है, ये वाला पार्ट है, ये बायां आलिंद है। ये बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से शुद्ध रुधिर है वो आ गया बाएं आलिंद में। और बायां आलिंद जब भर जाता है
बायां आलिंद जब शुद्ध रुधिर से भर जाता है तब इनके बीच में एक कपाट होता है, बाइकस्पिड, द्विकपाटीय। इधर था ट्राइकस्पिड यानी त्रिकपाटीय वाल्व था, और इधर है बाइकस्पिड का मतलब द्विवलन या द्विकपाटीय वाल्व है। इस वाल्व के माध्यम से जो रुधिर है बाएं नीले में आ जाता है। अब देखिए इसमें कैसा रुधिर है, इसमें रुधिर है शुद्ध, क्योंकि फेफड़ों से आने वाला रुधिर है इसलिए वो शुद्ध है। अंगों से जो रुधिर निकलता है वो अशुद्ध होता है, और जो फेफड़ों से रुधिर आता है वो शुद्ध है। यहां से शुद्ध रुधिर इसमें आ गया, ये भर गया। अब इसके साथ में जुड़ी हुई है महाधमनी, ये वाला भाग देखो, ये महाधमनी का, इधर से देखो ये वाला महाधमनी का पार्ट है, ये वाला। तो ये महाधमनी यहां से जुड़ी हुई है। तो जैसे ये भर जाता है तो इनके बीच में ये वाल्व है, ये वाल्व भी खुल जाता है, और इसके माध्यम से प्रेशर के साथ में रुधिर है इस महाधमनी के माध्यम से, देखो ये महाधमनी के माध्यम से इधर से होते हुए वापस इसके नीचे से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुंचाया जाता है। अब देखिए ये वापस एक सर्कल बन गया, एक चक्र बन गया, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर कहाँ गया, हृदय में गया, हृदय से वापस रुधिर कहाँ गया, फेफड़ों तक गया, और फेफड़ों से वापस रुधिर कहाँ आ गया, हृदय में आ गया, और हृदय से वापस रुधिर आ गया शरीर के विभिन्न अंगों तक, ऊतकों तक आ गया। तो ये चक्र बन गया, इसको कहते हैं हृदयी चक्र, इसको कहते हैं हृदयी चक्र। इस संपूर्ण क्रिया को हृदयी चक्र कहते हैं। इस हृदयी चक्र का जो पूरा समय होता है 0.8 सेकेंड होता है, 0.8 सेकेंड होता है हृदयी चक्र का समय होता है। तो देखिए ये जो एक चक्र पूरा हुआ है, इसमें आप देखिए शुरुआत कहां से हुई, शरीर के विभिन्न अंगों से, हृदय में आ गया रुधिर, हृदय से वापस फेफड़ों में गया, और फेफड़े से वापस हृदय में आया, और फिर हृदय से वापस अंग, यहां से शुरू हुआ और वापस यहां तक पहुंचने में रुधिर 2 बार हृदय में गया, 2 बार। कितनी बार हृदय में आया, 2 बार हृदय में आया। इसलिए मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? तो सीधा सा इसका उत्तर है कि एक हृदयी चक्र को पूरा करने के दौरान रुधिर है 2 बार हृदय में पहुंचता है, इसलिए दोहरा मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये हो गई संपूर्ण परिसंचरण तंत्र की जो क्रियाविधि है या इसका पाथवे या मार्ग, परिसंचरण का मार्ग है, वो मैंने आपको बताया है। तो देखिए मित्रों, इसमें देखिए शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर के बारे में आप समझ गए होंगे। शुद्ध रुधिर किसे कहते हैं? जब रुधिर के साथ में ऑक्सीजन गैस मिली हुई होती है तो ऐसे रुधिर को हम शुद्ध रुधिर कहते हैं, और जब रुधिर के साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई होती है तो उसको हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि वाला पार्ट पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। आने वाले और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड